नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी द हिंदू डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी करंट अफेयर की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, उस हेतु से हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं, जिसमें हम काफी कम समय में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनकी मैं डिस्कशन आपके साथ डिटेल में करता हूँ। जो भी नए स्टूडेंट है उनके लिए, यदि आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है। तो उस टेलीग्राम चैनल के टॉप पे एक लिंक पिन की गई है, उस लिंक को फॉलो करके आप डेली बेस पे द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और अच्छे से समझने के लिए आप डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर होते हैं वो देख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट IASLifestyle.com की भी मुलाकात ले सकते हैं। वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे पीडीएफ में, तो आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि अपनी प्रिपरेशन कितनी हुई है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिले। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की मैं बात करूँ तो डेली बेस पे कुछ ना कुछ जो भी करंट बेस्ड टॉपिक आते हैं उस टॉपिक के लिए मैं आपको एडिशनल लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ, जो कि थ्योरी बेस्ड हो, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। तो उसके भी मैं लेक्चर आपको स्पेशल लेक्चर के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो संडे का जो दिन रहता है उस दिन को साइंस इन टेक से रिलेटेड जितने भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंस होती है, वो आती है। तो संडे का साइंस इन टेक का जो लेक्चर होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। या आप साइंस इन टेक की बुक पढ़े, या उससे अच्छा मैं कंपैरिजन में आपके बात करूं कि संडे का भी जो आप एनालिसिस है साइंस इन टेक का, वो देखे तो वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि करंट बेस्ड इंफॉर्मेशन आती है तो वहां से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा आते हैं। तो संडे का जो सेशन होता है इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जो हम आफ्टरनून के बाद देखते हैं। तो सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन है जो सीवियर केसेस है कोरोना वायरस के, उसके बारे में। इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई, एक तो पहली टर्म आती है एंटीवायरल डिफेंस, यानी जब कभी भी कोरोना वायरस के जो एक वायरस फैमिली से है, ठीक है, वो बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो उसको रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, और उसके वजह से जो कोरोना वायरस होगा, ठीक है, हमारी बॉडी जो है, इम्यून जो हमारी सिस्टम है, वो उनके खिलाफ एंटीबॉडी रिलीज करेगा और हमारे जो सैनिक है, बॉडी के सैनिक, वो कोरोना वायरस के जो वायरस है उसको किल कर देगा। ठीक है, ये होती है एंटीवायरल डिफेंस। लेकिन कुछ 10% या उससे कम सीवियर केसेस ऐसे हैं जिसमें ऑटो एंटीबॉडी देखने को मिला। अभी ये क्या है वो समझ लीजिए। समझने में आपको, यदि आप साइंस बैकग्राउंड में बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं है तो आपके लिए दिक्कत दे सकता है, ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि ये ज्यादातर मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है। एंटीवायरल डिफेंस, ऑटो एंटीबॉडी, यानी कहना क्या चाहते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारे प्यारे कोरोना वायरस को। तो मान लीजिए कि ये हमारा कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, कोरोना वायरस, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर ही एंटर हो जाता है, बॉडी को पता चलता है, तो बॉडी की जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है, जिसे हम रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं, तो वहां पे जो भी कोई सेल होंगे, ठीक है, हमने टी सेल, बी सेल हमने देखा हुआ है, तो उसके जो सेल होंगे वो क्या करेंगे, वो एंटीबॉडी रिलीज करेंगे और ये सब मिलके क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है, कोरोना वायरस के ऊपर, और क्या कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे सब मिलके। कोरोना वायरस जो बॉडी में आता है, ये हमने देखा, जिसकी इम्यून सिस्टम पावरफुल है, ठीक है, इफेक्टिव है, वो जो बॉडी के सेल है वो आके कोरोना वायरस के जो सेल है उसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो ऐसे पेशेंट के अंदर कोरोना वायरस की कोई इफेक्ट देखने को मिलेगी नहीं। अभी ये नॉर्मल कंडीशन हो गई कि भाई, ये तो चलो हम वायरस की बात कर रहे हैं, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एंटीजन कहते हैं, वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाए, ठीक है, यानी वो फॉरेन बॉडी कहलाती है हमारे बॉडी के लिए। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसको जैसे ही पता चलता है तो वो उस सिस्टम को किल करने के लिए आती है। नॉर्मल हमारी इम्यून सिस्टम होती है, आपकी मेरी सभी की। लेकिन क्या होता है कि भाई चलो, वो बॉडी में आ तो गया कोरोना, उसको किल करने के लिए सारे सेल आ गए, उसको किल भी कर दिया, इसका एक कार्य है, मुख्य कार्य किल करने का। ठीक है, इन्होंने किल कर दिया, फिर क्या होता है, जैसे ही कोरोना वायरस के जो वायरस होते हैं वो मर जाते हैं तो ये एंटीबॉडी भी धीरे धीरे बॉडी से रिमूव हो जाती है। लेकिन जो ऑटो एंटीबॉडी होती है उसमें क्या होता है
कि जो ये वायरस है, जो कोरोना वायरस को किल कर रहे हैं, ठीक है? वो कोरोना को तो किल कर देते, उसके बाद ये रुकते नहीं है। ये फिर हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल है, उनको टारगेट करना शुरू कर देते हैं, उनको किल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? जो अच्छे हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे नॉर्मल सेल है, उनको भी ये किल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन को ऑटो एंटीबॉडी या ऑटो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है? जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि ये सारे जो सेल है, वो सेल हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल उसको किल करने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम करता है, ठीक है? ये दुश्मनों को तो मार दे वो तो सही है, जैसे आर्मी और पुलिस की मैं काफी बार आपसे डिस्कशन करता हूँ, ठीक है? समझने में आसान रहता है, क्योंकि आप में से भी काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आईपीएस बनना चाहते होंगे, तो अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई हमारी जो आर्मी है, कि भाई मान लो वो जो दुश्मन देश है, चाइना या पाकिस्तान के भी जो भी सोल्जर है, उनको किल करते हैं वो तो चलता है, लेकिन उनको किल करने के बाद वो किल करना शुरू रखते हैं और इंडियन आर्मी के जो पर्सन है उनको किल कर दे, ठीक है? इसी कंडीशन, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है? तो इस जो सिस्टम है उसको डिसीज कहा जाएगा, ठीक है? और ये आएगा ऑटो एंटीबॉडी ऑटो इम्यून सिस्टम के अंदर, जहां पे जो किल करने वाले सेल होंगे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, ये कंडीशन। दूसरी बात की जा रही है कॉमेंट के बारे में। कॉमेंट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि भाई जैसे प्लेनेट और मून, यानी जो ग्रह है और उपग्रह है, ठीक है, जिनके पास जो अल्ट्रावायोलेट ओरा होता है, सेम कॉमेंट के पास भी होता है, लेटेस्ट अपडेट है, यानी ये आपको अपडेट होना, आपके पास अपडेट होना चाहिए कि जो फार अल्ट्रावायोलेट ऑरोरा होता है, यानी लाइट सिस्टम, जैसे आपने शनि ग्रह के आसपास जो वलय देखा है, उस प्रकार के, ठीक है? यानी लाइट वाली बॉडी होती है। मान लो कि भाई ये कोई प्लेनेट है, तो ये आप जो लाइट देख रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो कॉमेंट के पास भी अभी जो फार अल्ट्रावायलेट ऑरोरा है वो हो सकता है, यानी आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट दे दिए जाए तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेनेट है, जो दूसरे ग्रह है, उपग्रह है, उनको जैसे फार अल्ट्रावायलेट ऑरोरा होता है, वैसे कॉमेंट का भी होता है। इसको आप कॉमेंट को इस प्रकार से देख सकते हैं कि भाई बड़ा सा पत्थर जो हमारे सौर मंडल में घूमता रहता है, ठीक है? साइज के ऊपर है, कितना बड़ा है, उस प्रकार से कॉमेंट ये अलग रहता है, इंडिविजुअल। जबकि बाकी सारे होते हैं जो हमने देखा था उस टाइम पे कि एक साइकिल में घूमते हैं, ये इस प्रकार से नहीं होता है, ये अलग से होता है जो घूमता रहता है, तो उसको कॉमेंट कहते हैं, ठीक है? देख लीजिएगा इसकी इन्फॉर्मेशन, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। और बात करेंगे हम आज ह्यूमन चैलेंज ट्रायल के ऊपर। क्या है ये टर्मिनोलॉजी हमने देखा हुआ ही है, लेकिन अलग तरीके से आज इसकी बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखा था ह्यूमन ट्रायल्स, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी जो कोरोना वायरस वैक्सीन है, फेज 3 ट्रायल, जहां पे मैंने बताया था जो भी वॉलेंटियर होंगे उनके ऊपर टेस्टिंग होगी। जैसे फेज 1 और फेज 2 में, फेज 1 में 100 से कम होगी, फेज 2 में 100 से 300 के बीच होगी, और फेज 3 में 1000 वॉलेंटियर के ऊपर जो टेस्ट किए जाएंगे। अभी इसके ही टर्म है जो ह्यूमन चैलेंज ट्रायल है, ठीक है, कॉमन टर्म की बात हो रही है, बेटर ट्रीटमेंट पर्पज के लिए। क्या है पूरी चीजें वो देख ले, वो डिटेल में समझ लेते हैं, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है? हमसे कुछ एमबीबीएस वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया है यूपीएससी एग्जाम देने से पहले, इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा। आपको सारी टर्म पता होनी चाहिए कि ह्यूमन चैलेंज ट्रायल क्या है। तो अभी बात यहाँ पे वैक्सीन पे हो रही है, लेकिन मैं आपको इन जनरल मेडिकल जो फील्ड है, ठीक है, उसके बारे से मैं बात करूंगा कि कोई भी नई मेडिसिन फाइंड करते, वैक्सीन तो एक टाइप हो गया कि भाई अभी हम जो वैक्सीन बना रहे हैं वो रिक्वायरमेंट है कोरोना वायरस के लिए, वरना कोई मोलिक्यूल होता है, ठीक है, जैसे कि हम एक एपीआई कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या तो वो टेबलेट के फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में हो, तो टेबलेट कैप्सूल कुछ भी हो सकता है, और दूसरा वैक्सीन हो सकता है, फिर इंजेक्शन हो सकता है। तो ऐसा कोई भी ड्रग है जो क्लिनिकल ट्रायल में, मतलब कि अभी वो आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस चल रहा है। अभी क्लिनिकल ट्रायल में मैंने आपको बात बताई थी, एक होता है क्लिनिकल ट्रायल जिसमें 4 फेज रहता है, दूसरा रहता है प्री क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि ह्यूमन के ऊपर टेस्ट करने से पहले हम उसका टेस्ट जानवरों के ऊपर करते हैं, ठीक है, एनिमल्स के ऊपर करते हैं, जिसमें आपको पता होगा रेट के ऊपर टेस्ट करते हैं, वो सारे टेस्ट पॉजिटिव आए उसके बाद हम ह्यूमन पे टेस्ट शुरू करते हैं क्लिनिकल फेज 1 में, उसके पॉजिटिव रिजल्ट आए, फिर 2 में, फिर हम 3 में भेजते हैं, फिर एफडीए के पास से परमिशन लेके हम फेज 4 में जाते हैं, फिर उसका मार्केटिंग होता है। तो ये सारे स्टेज है वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कहा क्या जाता है कि भाई जब तक कोई, ठीक है, वैक्सीन है, हम अभी तो पता है ये वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए ही हम बना रहे हैं, ठीक है, तो जरूरी है ह्यूमन ट्रायल्स करने के लिए सबसे पहले वॉलेंटियर का आना, यानी ऐसे पेशेंट के जिनके ऊपर ये टेस्ट होने जा रहा है
उनको बताना तो पड़ेगा ना कि हम तुम्हारे ऊपर जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है उसका टेस्टिंग कर रहे हैं। यानी ये वॉलंटियर होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि भाई कहीं से भी किसी को उठा के उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है, बिना उसको बताए, ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होता है, वॉलंटियर आते हैं, उनको जैसे डोज दिए जाते हैं, उनके बॉडी का पूरा चेकअप होता है, उनसे भी फीडबैक लिया जाता है, क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है। फिर जैसे कोरोना वायरस के लिए तो हम वैक्सीन बना रहे हैं, यानी इसका जो पहला पर्पज है, वो पर्पज यही है कि कोरोना वायरस से उसके ऊपर असर करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वो बॉडी के कौन कौन से पार्ट पे या क्या असर कर रहा है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। चलिए, अब हमने वैक्सीन तो डेवलप की है, लेकिन उसका कार्य है कोरोना वायरस की तरह जो ट्रीटमेंट है उसी की तरह इस्तेमाल हो, लेकिन उस तरह से मान लो कि उसका रिजल्ट ना आए या उसकी कोई भी और साइड इफेक्ट आए, ठीक है, तो पता ना तो लगाना पड़ेगा। तो ये प्रकार की जो ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में हमको इसका पर्पस तो पता है, लेकिन बॉडी में क्या असर होगा वो पता नहीं है। तो ये जो ट्रायल हम पेशेंट पे करते हैं इसको कहते हैं ह्यूमन चैलेंज ट्रायल, ठीक है। कि भाई चलिए, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बना रहे हैं, एक पर्पस तो हमको पता है टेस्टिंग का, लेकिन हम बॉडी में डालें और उसकी बॉडी में क्या इफेक्ट होगी, ठीक है। अच्छी हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट हो रही है और कोई ऑर्गन की इफेक्ट हो रही है, ठीक है, ऑर्गन फेलियर हो रहा है या दूसरी कोई प्रॉब्लम हो रही है कि दूसरी कोई ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है उसमें वो ज्यादा इफेक्टिवली इफेक्ट दिखा रही है कि जो चाहिए नहीं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो इस प्रकार के ट्रायल को ह्यूमन चैलेंज ट्रायल कहा जाता है। अभी बात करें हम कोरोना वायरस वैक्सीन को लेके, लेकिन आप कोई भी मेडिसिन हो जिसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा अपने पास नहीं है और ह्यूमन पे जिसके ट्रायल हम करते हैं, वो आता है ह्यूमन चैलेंज ट्रायल, ठीक है। हम हमारा पर्पस तो अच्छा रहता है, लेकिन जब उसको बॉडी में डाले तो उसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट बॉडी के अंदर क्या होगी वो देखना पड़ता है, वो डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, इसको सेफ्टी डेटा कहते हैं। जो ऑलरेडी मैंने आपको फेज 3 ट्रायल में सेफ्टी डेटा के ऊपर जो कार्य होता है उसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है। फिर आगे बढ़ते यहाँ पे, वो है फ्लड इनोडेशन मैपिंग के ऊपर कहा क्या जा रहा है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो समझिए बारी बारी से कि जो भी केरला की कंडीशन यहाँ पे डिस्कस हम करने जा रहे हैं कि वहां पे ज्यादा बारिश होने की वजह से जो एरिया है वहां पे क्या हो जाता है, पानी भर जाता है ज्यादा बारिश की वजह से और फ्लड क्रिएट हो जाती है। दूसरी फ्लड की क्या कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन है जहां पे पानी को बाहर निकलने के लिए क्या नहीं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, उसी कंडीशन में पानी भर जाता है, वो भी एक फ्लड की कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कि भाई अगल बगल में कोई भी डैम या कोई भी रिवर है, ठीक है, उसका पानी ओवरफ्लो हो जाता है और गांव के अंदर घुस जाता है, ठीक है, ऐसी कंडीशन है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है जो डिजास्टर मैनेजमेंट में फ्लड कंडीशन है उसके लिए, कि भाई आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किस प्रकार से अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भाई जो भी कोई ऐसी फ्लड वाली कंडीशन है तो हम पावरफुल टूल का इस्तेमाल करके रियल टाइम इसका मैपिंग कर सकते हैं, जिसकी करंट फ्लड के क्या कंडीशन है वो हमको पता चले, तो उस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक प्रोग्राम है, उसका नाम है कोपरनिस प्रोग्राम, जो कि लॉन्च किया गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। और इसका जो प्लेटफॉर्म है वो है गूगल अर्थ इंजन। कहा क्या जा रहा है वो समझ लीजिए बारी बारी से, ठीक है। बाकी सारी बातें आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। कि मान लो ये एरिया आप जो देख सकते हैं, एक एरिया है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन देख ले, इसको मैपिंग कर लेते हैं। अभी मैपिंग में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो आप पानी देख रहे हैं, ठीक है, ये ज्यादा पानी है और ज्यादा गहरा पानी, यानी मान लो यहाँ पे 1 या 2 माल जितना पानी यहाँ पे भर गया, जबकि यहाँ पे कोई भी पानी की कंडीशन नहीं है क्योंकि ये हाइट पे, ठीक है। यानी यहाँ पे पानी है, लेकिन इसके अगल बगल में अंदर कोई पानी नहीं, यानी यहाँ पे लोग खड़े रह सकते हैं। तो हमको ये पहले से हमने मैपिंग करके रखा होगा, ठीक है। ये जो भी हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होगी, ठीक है, उसको पहले से ही पता होगा कि भाई यहाँ पे ज्यादा पानी है, और यहाँ पे जो भी लोग हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन दी होगी कि भाई जैसे भी फ्लड की कोई कंडीशन आए तो आपको इस एरिया से इस एरिया में क्या हो जाना है, शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि पानी यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा। जैसे एक मूवी है, आपने शायद देखी होगी, ऋतिक रोशन जी की मूवी है, ठीक है, जहाँ पे सिंधु नदी का जो पानी है वो मोहनजोदड़ो मूवी का नाम था, आपने देखी होगी शायद। तो वो लोग अपने जो गांव में जहाँ पे सिटी था, ठीक है, उनको पता था पानी यहाँ पे आ जाएगा, तो वो अपने एरिया से जो ज्यादा बड़ा एरिया था, ठीक है, उस एरिया में शिफ्ट हो गए, तो कि यहाँ पानी नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर आप रहेंगे तो सेफ रहेंगे, खाने पीने का जो भी सामान रिक्वायरमेंट है वो अपने साथ रखेगा, ताकि आप जो जितने भी दिन पानी नहीं निकलता है उतने दिन आप सर्वाइव कर सके। तो इस प्रकार से हम इफेक्टिव कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई जो भी केरला है, हम करंट 1-2 सीजन से देखें तो वहां पे बारिश की कंडीशन ज्यादा हो रही है। इसके कारण है
क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट का चेंज हो रहा है और उस एरिया में केरल वाला जो एरिया है, ठीक है, उस एरिया में बारिश ज्यादा हो रहा है तो फ्लड आने के चांसेस ज्यादा ही है। तो अभी से उसके लिए हमको क्या इफेक्टिवली हम स्टेप ले सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। दूसरी यहाँ पे बात की जा रही है जो फ्रॉग स्पीसीज है उसके बारे में। तो इंडियन पनामा टाइगर रिजर्व, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है आपको वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं ज्यादा डिटेल में बारी बारी एक पॉइंट नहीं पढ़ूंगा, मेन चीज बता देता हूँ क्या कहा गया है इस पूरे इंफॉर्मेशन में। कि भाई मान लो आप जो सेम दिखने वाले फ्रॉग स्पीसीज है आप उनको देखेंगे तो उसमें जो विजुअलाइजेशन है वो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन आप उसका जीनेटिकल जब मॉडिफिकेशन देखोगे तो सब में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो इस ऐसे स्पीसीज को क्या कहा जाता है, क्रिप्टिक स्पीसीज, ठीक है, जो देखने में सेम है, ठीक है, लेकिन जब हम उसका डीएनए देखते हैं, डीएनए प्रिंट देखते हैं तो सबकी अलग अलग है। तो ऐसी स्पीसीज को क्रिप्टिव स्पीसीज कहते हैं। कॉमनली टर्म उपयोग किया गया है फ्रॉग के लिए। तो आप देख लीजिएगा, इंफॉर्मेशन पड़ेगा, इतने ही इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए काम की है। तो वो डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया है। फिर एक इंफॉर्मेशन है एनिमल के ऊपर, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इससे आगे हम और इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी एनिमल है, ठीक है, तो एनिमल के बारे में एक कॉमन स्टडी बताते हैं कि भाई सीजन चेंज होते ही उनके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो उसकी इंफॉर्मेशन क्या है वो बात कर लेते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन क्या है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो बदलते सीजन में एनिमल है उनके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि एक ऐसी चेंजेस है कि अभी बारिश हो रही है तो वहां पे चेंजेस कर लेंगे, फिर ज्यादा ठंड पड़ रही है तो उस कंडीशन में एनिमल अपने जो है वो चेंजेस कर लेंगे, बॉडी की जो भी प्रोसीजर होगी, ठीक है, फिजियोलॉजी उसमें। तो इसके लिए एक जिन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, एनिमल के अंदर। तो वो जिन कौन सा है, जिन यानी आपको डीएनए पता होगा, डीएनए में जिन आपको आ जाएगा, ठीक है, ये नैनो टेक्नोलॉजी है, जीन आपको सभी को पता ही होगा, हम सबके जो जीन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उसके अभी हम एनिमल की बात करें तो जहाँ पे सीजनल वाइज जो चेंजेस देखने को मिलते लिए इसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। वो जीन कौन सा है, वो है BMAL2, ये जीन है, ये आपको याद रखना है। जो एनिमल में अपने एरिया के अनुसार जो जो भी चेंजेस देखने को मिलते हैं उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। पर्टिकुलरली एनिमल में सीजनल चेंजेस जो देखने को मिलते हैं, यानी वो ठंडी में उनकी जो चमड़ी हो उसमें टेम्परेचर में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, या तैरना उड़ना लोटपोट होना कुछ भी, तो उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है BMAL2, ठीक है। और बाकी डिस्कशन देख लेते हैं। तो ये डिस्कशन दी जा रही है एरोसल के ऊपर, क्या है वो देख लेते हैं कि भाई जो भी सिम्टमिक पेशेंट रहते हैं, ठीक है, जो कि एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं, तो इस प्रकार के सारे जो पेशेंट रहेंगे तो वो अपनी नॉर्मल ट्रैवल के अंदर यदि मास्क नहीं पहनते हैं तो वो दूसरे 15 लोगों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। प्लेन में है, बिजनेस क्लास क्या है, इकोनॉमिक क्लास क्या है वो भी दिया गया है, वो काम का नहीं है। याद रखिए, ट्रांसमिशन करने का जो वे होगा वो कौन सा है, वो है एरोसोल, यानी हवा से, क्योंकि मास्क नहीं पहना है वो श्वास ले रहे हैं तो उनके सांस के बाहर भी क्या होता है, जो कोरोना वायरस है वो हवा में घूमते रहते हैं, ठीक है। इसके लिए दूसरे पेशेंट को भी कोरोना वायरस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है ड्रॉपलेट, यानी मुंह से जो सलाइवा के साथ थूक निकलेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से जो फैलेंगे तो उससे बाकी पेशेंटों को ये इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। और फिर से फार्म बिल के ऊपर इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, तो मैं इसके जो भी बिल है उनके लिए आपको डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा स्पेशल लेक्चर के अंदर, जिसमें क्या प्रॉब्लम है फार्मरों का वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करूंगा यूपीएससी हिंदी प्लेलिस्ट के स्पेशल क्लास के अंदर, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, और एक बात समझ लीजिए, फ्लोर प्राइस क्या है, वो जिन भी बच्चों को पता है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये सारे टॉपिक मैं आपसे कवर करूंगा डिटेल में, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन की बातें हो रही है। तो ये आज का डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर है, ठीक है। कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्रेजेंस देना भूलिएगा नहीं, अपना नाम, एरिया का नाम आपको वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।